मेरे साथ मौजूद प्रमोद बाबा एक्सपर्ट, उनसे जानना चाहेंगे हालात कशीदा। आप इन मामलों में एक्सपर्ट है, आपने पूरी दुनिया में इस हवाले से काफी कुछ लिखा भी है, तजुर्बा भी है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, रूस ने तो अब खुली धमकी दी है सर, अब क्या होगा आगे? धमकी दे दिया है, क्या हम कोई भी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से, और इंशाल्लाह 1-2 दिन में सारा सुलट जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं एडिटर से कहूंगा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको जरा बंद कर दे एडिटर को। जी जी प्रमोद बाबा प्लीज आप बता दें। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एटॉमिक वार में कभी भी चला जाए, क्योंकि ना तो यूरोप की इतनी ताकत रही है बाकी, और ना अमेरिका की इतनी ताकत रही है वो किसी बड़े जंग में चला जाएगा। क्योंकि हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली हम जितना भी इंडिया में देखते हैं मीडिया, ये हमारा ज्यादातर मीडिया वेस्ट और वेस्टर्न पावर के प्रोपेगेंडा से इफेक्टेड होता है। सिवाय आप लोग फिर भी जो भी हकीकत है वही दिखाते हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, चाहे वो यूक्रेन के फेवर में है या रशिया के फेवर में है। आप अपनी जिम्मेदारी बड़ी नेक नियत से निभा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। पुतिन ने जिस दिन ऑर्डर दिया था उसने उसी दिन कह दिया था कि 2 मार्च मुझे लास्ट डेट है, और आज की तारीख में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो 15 से 20 दिन तक की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि उसमें खर्चे भी होते हैं, सभी बातें होती हैं, और वर्ल्ड की मायशी हालात कंपैरेटिवली बहुत खराब हैं। उसके अलावा जो वजीर खारजा थे पहले पुराने रूस के, उन्होंने भी कल एक बयान दिया है कि ऑन एनी कॉस्ट 2 तारीख तक हम सारा फैसला और सारे इसके नताइज निकल आएंगे। क्योंकि अभी तक तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो बातचीत के लिए भी नहीं आना चाह रहे थे, मुज़ाकरात की टेबल पर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन आज वो बेलारूस में गए हैं और इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। आज नहीं निकलेगा तो कल निकलेगा, परसों निकलेगा। और अगर वो जैसा रूस ने उनको दबाव दिया था कि वो बेलारूस में ही आके बात करें, अगर वो वहां तक आ गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा झुकने के लिए, थोड़ा सा नरम पड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और दुनिया इस टाइम उनके साथ नहीं है। वहां के आसमान पर रूस का कब्जा है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। जितना भी वहां असला आना था या सामान आना था वो ब्लैक सी के थ्रू आना था। वहां की रूस की बहरी फौज लगी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन को कोई बहुत मदद मिल जाएगी या वो कामयाब हो जाएगा। अल्टीमेटली उसको तो झुकना ही पड़ेगा, उसको सरेंडर करना पड़ेगा। और वैसे भी जब कॉमेडियन को आप सदर बना देंगे तो उससे क्या उम्मीद करोगे? डॉक्टर साहब और एक बात आपसे जानना चाहूंगा, बर्तानिया की एक स्टेटमेंट आई है जो मैं कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि रूस की ज्यादती पुतिन जो है उनके आखिरी दिन जो है वो शुरू हो गए हैं और रूस जो है अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या रूस पे कोई बड़ा हमला होगा, या अगर हम तिजारत के हवाले से बात करें रूस के साथ बाइकाट किया जाएगा ताकि जो इकोनॉमी उसकी है उसे मजीद कमजोर किया जाए? नहीं, इकोनॉमी के लिए इन्होंने 2014 से ही सैंक्शंस लगा दी थी। और आप ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब, आप इसको इस तरीके से देखें कि ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं हो रही है, ये रूस और वेस्टर्न ममालिक या जिसका सेंटर एक्सेल जो है ब्रिटेन है उसके बीच में हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन की अपनी क्या पावर है सिवाय बैंकिंग के? तो सर जी पवार साहब आपसे और एक बात पूछना चाहूंगा। जब आपने बात की कि बैंकिंग के अलावा रूस के पास क्या है, तो वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने कहा कि जो तिजारत है, जब हम स्विफ्ट की बात करते हैं तो रूस को बाहर निकाला जाएगा, तो रूस के साथ अब कोई ना तिजारत कर सकता है ना पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम क्या ये रूस का जवाल माने या रूस एक एग्रेसिव मूड में आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। रूस और चीन ने अपना पैरेलल एक सिस्टम खड़ा कर लिया है। जैसे स्विफ्ट क्या है, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें, मैं आपके नाजरीन को भी थोड़ा आइडिया दे दूं। स्विफ्ट एक तरीके की सोसाइटी है। वो सोसाइटी सभी बैंकों को अपने साथ में जोड़कर इस बैंक का उस बैंक में और उस बैंक का उस बैंक में पैसे का ट्रांजैक्शन करती है और उसमें से कुछ पैसा लेती है जी, अपना कमीशन लेती है। लेकिन स्विफ्ट के पैरेलल रूस और चीन ने अपनी एक अलग से इसी तरीके की एक सोसाइटी बना लें या एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, वो बना लिया था जिसमें आज 45 बैंक जुड़े हुए हैं। और स्विफ्ट की जहां तक पाबंदियों की बात है तो वो पाबंदियां ईरान पर तो कितने साल से, 40 साल से लगी हुई हैं, लेकिन भी वो आज चल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है माशाल्लाह।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि स्विफ्ट पर पाबंदी लगाने से अमेरिका जरूर आइसोलेट हो जाएगा। और अगर चीन अपनी करेंसी को वर्ल्ड करेंसी डिक्लेयर कर देता है तो उसी दिन डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज डॉलर सिर्फ मजबूरी की वजह से लोग एक्सेप्ट करते हैं क्या चलता है, वो तब तक चलता था जब तक उसका तेल के साथ जुड़ाव था। क्योंकि तेल की खदशात कम हो गई हैं तो डॉलर की भी डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। और चीन ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि चीन की मायशी हालात अमेरिका से बहुत बेहतर है। तो डॉक्टर साहब, हम ये माने कि ये जो अभी जंग चल रही है, जिस तरह से यूक्रेन को निशाना बनाया गया, एक छोटा सा कमजोर मुल्क है, क्या आपको लगता है कि बिहाइंड द कर्टन जो है वो चाइना ही है ताकि वो सुपर पावर बने? रूस को इस्तेमाल किया गया क्योंकि चीन जो है फ्रंट पे आना चाहता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और इसके दूसरी तरफ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका और नाटो के पीछे ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन ही सबकी धुरी है और जितनी भी बैंकिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम है वो ब्रिटेन की ही दो फैमिलीज हैं, रोथशाइल्ड और सुसन। उन दोनों की ही मालकियत है और आधी दुनिया पर उन्हीं का राज है। उससे निकलने की तरफ एक चल रहे हैं। और 2030 का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, हो सकता है तब तक करेंसी खत्म हो जाए और टोटल करेंसी को एक क्रिप्टो में ले आए या डिजिटल में ले आए। तो ये डॉक्टर साहब आप कहना चाहते हैं कि ये अमेरिका का ही सवाल है? ये ब्रिटेन का सवाल है, अमेरिका के। जी अच्छा डॉक्टर साहब, और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जो बड़ा अहम सवाल है आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि नेटो के जरिए वो यूक्रेन को हथियार भेजेगा। क्या आप लोग को लगता है कि वहां रुक जाएगी? क्योंकि अगर उनके पास हथियार पहुंचे, जंग जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से धमकियां आ रही है और पूरी तरह से अमेरिका भी जो है प्रवोक कर रहा है, वो यूक्रेन को कह रहा है कि आप लड़े, हम आपके पीछे खड़े हैं, जबकि कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि जंग को बढ़ाया जा रहा है और इसका फायदा किसी और को हो रहा है? ये दरअसल आज जितनी भी जंगें हैं इनके साथ दो जनरेशन और जुड़ गई हैं। अब सिर्फ बंदूकों से ही लड़ाई नहीं हो रही है, अब लड़ाई प्रोपेगेंडा से भी हो रही है, मीडिया से भी हो रही है। तो ये सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा है। अगर आप दोनों तरफ के मीडिया को स्टडी करें तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी बातें करते हैं। और जहां बात हथियार भेजने की है तो हथियार पहुंचेंगे कैसे? वो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त दिया और अगर हम बात करें, आप जिस तरह से इन चीजों में एक्सपर्ट है और आप कह रहे हैं कि कुछ होना नहीं है, लेकिन अगर पुतिन ने जिस तरह से अपनी टीम को कहा है कि आप अपने एटम बम पे जो है वो हाथ रखे, कभी भी मैं आपको इशारा कर सकता हूं, आपको नहीं लगता कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है? नहीं, और क्या वो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना वो ऐसा करेंगे, ना उनको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके पास उससे भी कदीम हथियार हैं, उनसे भी बड़े बम हैं उनके पास, जो छोटे मोटे परमाणु बम जैसे ब्लास्ट कर सकते हैं। और उन सबसे बढ़कर रशिया और चाइना के पास साइबर पावर है। वो जिस दिन रशिया चाहेगा उस दिन पूरी दुनिया का इंटरनेट काट देगा, क्योंकि साउथ इंडो पैसिफिक के नीचे से ही सारे केबल जाते हैं। तो आपको खदशा है कि इस तरह से हो सकता है अगर साइबर वॉर हुआ तो पूरी दुनिया में जो है एक सेकंड में पूरा इंटरनेट कट जाएगा और दुनिया जो है वो कम्युनिकेशन से बाहर जाएगी? हाँ, ये लास्ट पॉसिबिलिटी है। शायद एटॉमिक से भी पहले वो ये काम करेगा, लेकिन उससे पहले वो लोग हैकिंग करना शुरू कर देंगे। और इस मामले में रूस और चीन ये दोनों बहुत एक्सपर्ट हैं। आप और हम जो बात कर रहे हैं इसके भी रिकॉर्ड उनके पास होंगे, हमारे फिंगरप्रिंट्स भी उनके पास होंगे। हम जितने मोबाइल फोन यूज करते हैं उसका सारा डाटा उन लोगों के पास कलेक्ट रहता है। सोशल मीडिया पर हम जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, सारा डाटा उनके पास कलेक्ट